नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइकोमेट्रिक चार्ट को कैसे पढ़ते हैं। और देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ साइकोमेट्रिक चार्ट को पढ़ना नहीं सिखाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि ये साइकोमेट्रिक चार्ट की जो डिफरेंट लाइंस है वो कैसे बन रही हैं, उसको कंसेप्चुअली फील भी करेंगे। कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन ऐसे बन रही है, तो ऐसे क्यों बन रही है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे देखते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे देखते हैं हम, इंथैल्पी कैसे देखते हैं, डियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर कैसे देखते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसको देखेंगे, कंसेप्चुअली समझेंगे। पहले हम फिजिकली इसकी मीनिंग समझेंगे कि वेट बल्ब टेम्परेचर का वेरिएशन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ कैसे होना चाहिए, और फिर उसको चार्ट पे देखेंगे, और फिर अल्टीमेटली हम लोग चार्ट को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, साइकोमेट्रिक चार्ट जो है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है ये एट ए फिक्स प्रेशर पे, यानी एक बैरोमेट्रिक यानी वन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये चार्ट ड्रॉ किया गया। डिफरेंट प्रेशर पे अलग चार्ट हो सकते हैं, बट जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज चार्ट है वो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस होते हैं जैसे कूलिंग टावर और ये सब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि ये चार्ट ड्रॉ किया गया है 101.325 किलो पास्कल पे। एनीवे, अब इस चार्ट पे हम बात करें तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट को मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। अब ये देखिए, ये जो चार्ट है, ये चार्ट पे ये जो एक्स एक्सिस पे जो लाइन लिखी है ना, एक्स एक्सिस पे ये जो टेम्परेचर दिया है ना, ये है आपका, देखिए लिखा हुआ है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी एयर का एक्चुअल टेम्परेचर है वो यहाँ पे लिखा गया है। और इस साइड से इस साइड जब जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ती है, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये आपके एक्स एक्सिस पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। और वाई एक्सिस पे आपका ह्यूमिडिटी है, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, आप एक बार जस्ट मैं इसको क्विकली रिकैप कर देता हूँ। ह्यूमिडिटी जो होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो रहता है वो बेसिकली क्या रहता है, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर कैरिड बाय ए यूनिट मास ऑफ वाटर वेपर फ्री एयर, यानी ड्राई एयर। ड्राई एयर में कितना वाटर का मास है उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा किलोग्राम पर किलोग्राम ड्राई एयर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्राम ऑफ वाटर पर ग्राम ऑफ ड्राई एयर, तो आप ग्राम में रखो चाहे किलोग्राम में रखो। तो ये चीज है, और यहाँ जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो ये हो गई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अच्छा, अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन से ये देखने से समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे वाटर वेपर का मास बढ़ेगा एयर में, वैसे वैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो अब ये कितना बढ़ सकता है, इसका एक लिमिट है। और वो लिमिट कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है एयर में वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर है, और उस एयर का जो टेम्परेचर है, एयर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है उस पे डिपेंड करता है। अगर एयर के अंदर जो वाटर का जो पार्शियल प्रेशर है उसके उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर है उससे कम है, तो वाटर तो ज्यादा वेपराइज होगा और एयर की ह्यूमिडिटी बढ़ती रहेगी। बट अगर उस टेम्परेचर पे एयर के अंदर जो वाटर का जो पार्शियल प्रेशर है उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो गया ना, तो फिर फर्दर अगर आप वाटर जितना वेपराइज होगा उतना ही कंडेंस हो जाएगा, मतलब एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी। और ऐसे एयर को सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। सैचुरेटेड एयर का क्या मतलब कि उसमें अब और फर्दर वाटर कंटेंट यानी ह्यूमिडिटी उसकी और नहीं बढ़ सकती, क्योंकि एयर के अंदर जो वाटर का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके उस टेम्परेचर पे करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। तो इसको सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है कि एयर अभी सैचुरेशन से कितना दूर है, और उसको डिफाइन कैसे किया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर। तो यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, वो पार्शियल प्रेशर ये वेपर प्रेशर के बराबर होने वाला है। तो इसका मतलब एयर सैचुरेशन के बहुत नजदीक है, वो बहुत थोड़ा ही पानी जाएगा तो वो सैचुरेट हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो मतलब बहुत ज्यादा पानी इवेपोरेट होकर जा सकता है, कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे जो साइकोमेट्रिक चार्ट पे ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और सैचुरेशन एयर का है वो कैसे दिखाते हैं वो देखिए। ये देखिए, ये जो लाइन है ना ये तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की लाइन हो गई, और ये जो लाइन है ना, ये जो कर्व लाइन है, ये आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है। और ये सैचुरेटेड एयर की लाइन है। तो ये वाली आपकी सैचुरेटेड एयर की लाइन है, जो रेड कलर की लाइन जो दिख रही है ये सैचुरेटेड एयर की लाइन है। यानी आपका यहाँ पे वाटर का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो गया है। और उसके बाद 10% कम करके ऐसे दिया रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी इतना है, तो मैं बोल सकता हूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा और ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गया। तो ये लाइनें जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, समझ गए। तो जैसे जैसे
वाटर वेपोराइज होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी और एक टाइम पे आएगा कि इसी टेम्परेचर पे, जैसे मान लो कि एक कोई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी बढ़ाते गए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहाँ तक इतना ह्यूमिडिटी आएगी तो वो 100% सैचुरेट हो जाएगा। एनीवे, अब हम बात करते हैं ये दोनों के बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। तो अभी अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो डेफिनेशन देखोगे तो उसको देखने से एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम वाटर को एयर को सैचुरेट करने का दो तरीका है। एक तो यह है कि हम इसमें पानी को फर्दर वेपराइज करके इसके पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते जाएं और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो गया तो सैचुरेट हो सकता है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ह्यूमिडिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करें, ह्यूमिडिटी जितना है उतना ही रहे, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जितना है उतना ही रहने दें, हम वेपर प्रेशर को घटाते जाएं। और वेपर प्रेशर को घटाने से अल्टीमेटली क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के, और फिर ये एयर सैचुरेट हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर को घटाने का क्या तरीका है, एयर का टेम्परेचर घटा दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से घटने से वेपर प्रेशर ऑफ वाटर घटती है, टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ती है। तो ये जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए ना, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है उस बोल रहे हैं कि एयर को आप कूल करते जाइए और इस तरह से कूल करिए कि एयर सैचुरेट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को वाटर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि भाई साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम ड्यू पॉइंट कैसे देखें। तो देखिए ड्यू पॉइंट देखने के लिए एक चीज है, ये तो टेम्परेचर, ये तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी दिया है 0.1, तो यानी यहाँ हम इस पॉइंट पे हैं। ठीक है, अगर हमको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है तो हम तो ह्यूमिडिटी हमको चेंज करना नहीं है, ह्यूमिडिटी तो एज इट इज रखना है और टेम्परेचर घटाते जाना है ताकि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाए। तो हम कैसे चलेंगे, एकदम स्ट्रेट चलेंगे, ऐसे देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, 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 और यहाँ पे हम आ जाएंगे तो ये हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ जाएगा। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम लोग निकालना सीख गए साइकोमेट्रिक चार्ट से। सिंपली है कि ह्यूमिडिटी को चेंज नहीं करना है और आपको टेम्परेचर कम करना है, जिस टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड हो जाए वो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की। वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे देखेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट पे, उसको समझने के लिए पहले वेट बल्ब टेम्परेचर का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर रखे हैं, यहाँ पे हम बस डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है कूलिंग वाटर और एयर के बीच का एक स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है और ये नॉन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। मतलब क्या कि एयर और वाटर का टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा, बट ऐसे रहेगा कि एयर जो है और वाटर जो है इसके बीच में एक स्टेडी स्टेट आ जाएगा। मतलब एयर का भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वाटर का भी टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। और इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात की है कि होता क्या है। होता ये है कि जब वेट बल्ब टेम्परेचर आता है यानी स्टेडी स्टेट आता है तो वाटर को वेपोराइज होने के लिए जो हीट चाहिए वो आता है एयर से। तो एयर का हीट का ट्रांसफर जो है वो तो एयर से आती है और मास का ट्रांसफर जो है वो वाटर से होता है एयर में। यानी कहने का मतलब ये है कि वाटर जिस टेम्परेचर पे है उसके करस्पॉन्डिंग जो पानी का वेपर प्रेशर है, वाटर का जिस टेम्परेचर पे है, मान लीजिए TW टेम्परेचर पे है वाटर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पानी का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है कंपेयर टू एयर के अंदर जो वाटर का वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर है। तो एक मास ट्रांसफर का ग्रेडियंट है, उसकी वजह से मास ट्रांसफर होता है और वो मास ट्रांसफर के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट है वो एयर से ही आता है, इसलिए पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। पानी में जितना हीट है उतना ही लेटेंट हीट लेकर के इधर चला गया, तो पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है और इसको वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं, ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आ जाती है। तो अगर हमको वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है कि कैसे साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखना है और ये भी हम जानना चाहते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर का वेरिएशन साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने से वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं, ह्यूमिडिटी बढ़ने से वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगी कि घटेगी, ये सब जानना है। तो हमको एक्चुअली में क्या जानना पड़ेगा, एक हमको मास एंड एनर्जी बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो मास एंड एनर्जी बैलेंस लिखते हैं हम, और यहाँ पे देखिए ये बहुत सिंपल है मास एनर्जी बैलेंस। हमने ये बात समझा है कि जो हीट का जो ट्रांसफर है ये एयर से वाटर में हो रहा है और वाटर का टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर पे TW आ गया है, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो अगर हीट का ट्रांसफर एयर से वाटर वेपर में हो रहा है तो Q को हम लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू TG, यानी गैस का टेम्परेचर यानी एयर का टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर। ये आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और यही हीट का ट्रांसफर जो है वो इसको अगर पानी के हिसाब से देखा जाए तो पानी जो वेपोराइज होकर के जा रहा है वो कितना हीट लेके जा रहा है एयर में, तो वो एक चीज बोलेंगे कि उसका मास जितना वेपोराइज हो रहा है इनटू लैटेंट हीट प्लस ये वेट बल्ब टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से गैस के टेम्परेचर में जाने के लिए जो सेंसिबल हीट लग रहा है यही हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हीट
का जो ट्रांसफर हो रहा है वो, इसको हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के टर्म में भी बोल सकते हैं। ये आपका हीट ट्रांसफर के बारे में बात हो गई। अब हम मास ट्रांसफर की बात करें तो मास ट्रांसफर क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है, जो कि PaW से लिख दिया हूँ, माइनस एयर में वाटर का जो पार्शियल प्रेशर है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये मास ट्रांसफर है। तो ये Na को हम यहाँ पे उठा देंगे तो ये पता चलेगा इतना वाटर वेपोराइज हो रहा है, और इस तरह से इक्वेशन हीट और मास बैलेंस हो गई। तो ये वाली इक्वेशन हमने हीट बैलेंस के लिए लिख दी, ये हमने लिख दी मास बैलेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इक्वेशंस को देख लिए तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि हीट और मास बैलेंस एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी जो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो डिपेंड करेगा मास के ट्रांसफर पे, क्योंकि हीट के ट्रांसफर में ये Na जो इक्वेशन है मास का ट्रांसफर के लिए डिपेंड करेगा, यानी जितना ज्यादा पानी को वेपोराइज होना है उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन को देखने के बाद ना हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन की मदद से कि टेम्परेचर माने एयर की कंडीशन चेंज होने पे वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या फर्क आ रहा है। तो हम इसके लिए डिफरेंट कंडीशन ले रहे हैं। पहला केस मान लीजिए हम ये ले रहे हैं कि एयर की ह्यूमिडिटी जो है वो मान लीजिए घट गई, ह्यूमिडिटी हमने घटा दी और टेम्परेचर सेम है, तो क्या होगा वेट बल्ब टेम्परेचर में। तो देखिए एयर की ह्यूमिडिटी हमने घटा दी, यानी एयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है हमने वो सेम टेम्परेचर पर रखा है, यानी पार्शियल प्रेशर को हमने कम कर दिया है। पार्शियल प्रेशर को कम कर दिया है यानी मास ट्रांसफर का ग्रेडियंट बढ़ गया है। मास ट्रांसफर का ग्रेडियंट बढ़ गया है यानी मास ट्रांसफर ज्यादा होना है, तो हीट ट्रांसफर भी ज्यादा होना है, और हीट ट्रांसफर ज्यादा होना है तो इसका मतलब एयर का टेम्परेचर तो सेम है, तो यानी वेट बल्ब टेम्परेचर को घटना पड़ेगा, यानी अगर ह्यूमिडिटी घटाने से वेट बल्ब टेम्परेचर घट जाएगी। दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए हमने एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसके ह्यूमिडिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर बढ़ाने से एक तरह से बोलिए कि हीट ट्रांसफर का ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। अगर हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब, और हीट ट्रांसफर का ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, और मास ट्रांसफर के टर्म में देखा जाए तो मास ट्रांसफर में तो अगर पानी का टेम्परेचर फिक्स है तो, और अंदर हमने ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं किया, तो मास ट्रांसफर का ग्रेडियंट तो चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर को भी बढ़ना पड़ेगा। क्यों, वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर का ग्रेडियंट घटेगा, और अल्टीमेटली और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी बढ़ेगा, और इस तरह से जाकर एक इक्विलिब्रियम आएगी कि, मतलब आप समझो कि ऐसे होगा कि जब टेम्परेचर हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा कि कुछ जो हीट है वो वेपराइजेशन होने के अलावा पानी का भी टेम्परेचर फर्दर थोड़ा बढ़ा देगा, और इस तरह से बढ़ाएगा कि अल्टीमेटली ये जब TG माइनस TW घट जाए और ये वाला चीज बढ़ जाए, माने पार्शियल वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाए और अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा एट हायर टेम्परेचर पे। आप समझ गए हायर टेम्परेचर पे क्यों आएगा, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ा देगा, और इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाएगी। तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ गया कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगी, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ाने से वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ती है, और दूसरा ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो भी वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ाने से वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगी। ये चीज हमने ऑलरेडी बता दिया था, ह्यूमिडिटी घटाने से वेट बल्ब टेम्परेचर घटती है। तो यही चीज अब मैं साइकोमेट्रिक चार्ट पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर की जो लाइन है, ये वाली लाइन है। अगर हमको कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर देखना है तो कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ह्यूमिडिटी यानी वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ रही है, और ह्यूमिडिटी जो है अगर मैं घटा रहा हूँ तो वेट बल्ब टेम्परेचर घट रही है। तो हमको अगर वेट बल्ब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाएं तो ह्यूमिडिटी घटा दे, इस तरह से रखेंगे तो ऐसी लाइन बनेगी, तो ये कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन बनेगी। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है, इसको मैं रेड कलर से ये कर रहा हूँ, ये जो है ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। इसमें देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी घट रहा है, और इस तरह से ये घट रहे हैं कि ये वेट बल्ब टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। देखिए ये सारी चीजें ना मैथमेटिकली डिराइव होता है, बट मैं इसको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अब अब मान लीजिए कि हम लोग एक ऐसा कंडीशन लेना चाहते हैं जिस कंडीशन पे वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेम हो जाए, ये हम कंडीशन लेना चाह रहे हैं। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन लेने के लिए ना हमें अल्टीमेटली क्या देखना पड़ेगा कि ये अगर वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, यानी Q जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो गैस का टेम्परेचर है और वेट बल्ब टेम्परेचर सेम है, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर सेम है। तो अगर वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेम है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है, वही एयर के अंदर जो एयर के अंदर माने वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वही एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर
जो है बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ एयर, और टेम्परेचर चूंकि सेम है तो टेम्परेचर टी डब्ल्यू जो है वो बराबर है टी डी, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर है, यानी ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जी जो होगा वो हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए जी, यानी एयर जो है सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 है तो ये पार्शियल प्रेशर जो है वो आपके इसके इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो ये फिर बीच में ग्रेडियंट नहीं रहेगा, ये जीरो होगा, तो यानी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 1 हो जाता है तो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे देखिए, अगर हमें वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है और हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस दिया है और हमारा इसको मिटा देते हैं। अब हमको मान लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है से 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी दी हुई है इतना। अगर आपको वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा? वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो आपको अल्टीमेटली जो है 100% सैचुरेशन ह्यूमिडिटी पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर एक हो जाता है। तो अगर वेट बल्ब टेम्परेचर को इस एक्स एक्सिस पे देखना चाहते हैं तो हमको 100% वाली एक ऐसी लाइन लेनी पड़ेगी, और वो लाइन लेकर के आपको जाना कैसे है? ये कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन की पैरेलल। कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन पैरेलल आएंगे तो ये आपका जो टेम्परेचर आ जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा। समझ गए कैसे? तो एक कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन जो है वो आपके वो आपको पता है, तो ये पूरे टेम्परेचर ये सारे जो लाइन है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हर जगह वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये चीज समझ लिया कि वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, वेट बल्ब टेम्परेचर को हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे देखेंगे और एक्स एक्सिस पे भी कैसे देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज देखने के बाद हम एक और कुछ और पैरामीटर यहाँ पे देखो, इसमें कुछ और भी लाइनें दी हुई हैं। ये देखिए, ये वेट बल्ब टेम्परेचर के अलावा एक कांस्टेंट इंथैल्पी की भी लाइन दी हुई है और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी लाइन दी हुई है। तो ये क्या चीज है और ये कैसे वेरी करता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या है? जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब होता है कि वॉल्यूम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। देखिए, जो भी हम पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं ना, पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर डिफाइन कर रहे हैं। ये चीज याद ध्यान रखिए, साइकोमेट्रिक चार्ट पे जो भी पैरामीटर है वो पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर है। ठीक है, तो अगर हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए, प्रेशर तो हमने सेम रखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और हमको किसी टेम्परेचर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है कि अगर एयर के अंदर जो वाटर वेपर का मिक्सचर है तो यानी एयर के अंदर कुछ ह्यूमिडिटी होगी H। ठीक है, तो यानी हम एयर ड्राई एयर का वॉल्यूम प्लस वेट एयर माने वाटर वेपर का जो वॉल्यूम है, ये दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दे तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा, और हमको उस टेम्परेचर पर निकालना है। तो हमको पता है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो कोई भी गैस की वॉल्यूम 22.41 होती है, और पी इक्वल टू एनआरटी लगा लें, और एन इक्वल टू अगर मान लीजिए हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो ये जो हमारा इक्वेशन ये आएगा। और उसी तरह टी टेम्परेचर पर निकालना है और वॉल्यूम निकालना है तो आपको एक चीज बोलना पड़ेगा कि आपको जो ये मास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 1 किलोग्राम ड्राई एयर में ले रहे हैं तो 1 किलोग्राम मास लेकर डिवाइड बाई 28.97 कर देंगे तो ये आपका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, और ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा इस टेम्परेचर पे एयर का वॉल्यूम। उसी तरह ह्यूमिडिटी की वजह से जो है वॉल्यूम आ जाएगा इस तरह, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऐड कर दिया। तो यहाँ पे भी देखने से पता चल रहा है कि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने से स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटने से स्पेसिफिक वॉल्यूम घटती है और ह्यूमिडिटी घटने से घटती है। तो वही चीज यहाँ पे साइकोमेट्रिक चार्ट पे भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे लाइनें हैं, ये चीज मैं यहाँ पे दिखाऊं तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे ये जो लाइनें हैं ये इस तरह से है। क्या है? देखिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी घट रहा है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट रह रही है, ये कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है। उसी तरह अगर स्पेसिफिक इंथैल्पी की बात करें, इंथैल्पी यानी किलो जूल पर किलोग्राम ड्राई एयर, और इंथैल्पी जो है वो कैसे आएगा? तो इंथैल्पी एयर के टेम्परेचर की वजह से होगी, और वाटर जो वेपोराइज होकर के जा रहा है, तो वाटर वेपोराइज होकर के जाता है तो वो तो उसका लैटेंट हीट बढ़ाता है, यानी इंथैल्पी तो बढ़ाता है बट टेम्परेचर में कुछ फर्क नहीं करता है। ऐसे ही सोचिए, पानी को अगर आप वेपोराइज कर रहे हो, पानी को लिक्विड से गैस में ले जाते हो तो आप क्या करते हो? लैटेंट हीट का ट्रांसफर करते हो, लैटेंट हीट का ट्रांसफर करते हो तो टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है बट इंथैल्पी तो बढ़ जाती है क्योंकि उसमें हीट का ट्रांसफर हुआ है।
उसी तरह यहाँ पे अगर टोटल एंथैल्पी एयर वाटर वेपर का निकालना है पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर की वजह से उसका जो एंथैल्पी है प्लस वाटर वेपराइज होके जो गया है वो, तो ह्यूमिडिटी जो है एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उतना इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये ले लीजिए। तो ये आपका लेटेंट हीट वाला पार्ट हो गया, और सेंसिबल हीट वाला पार्ट जो है वो CS इंटू टी माइनस टी नॉट, ये एक रेफरेंस टेम्परेचर लिया। और ये CS जो है ये इसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, यानी स्पेसिफिक हीट है, और CS जो होगा ये क्या होगा, ये चीज आता है 1.005 प्लस 1.88H। ये कैसे आ रहा है, देखिए पानी के अंदर, एयर के अंदर जो पानी है, पानी की वजह से एक स्पेसिफिक हीट रहेगा, तो पानी यानी वेपराइज होकर गया है स्टीम, और स्टीम के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक हीट रहता है वो 1.88 किलो जूल पर किलो। और उसी तरह एयर की जो ड्राई एयर है उसकी वजह से होता है 1.005, तो ये दोनों को मिला दिया तो ये CS आ गया, C इंटू डेल्टा टी प्लस H लैम्डा डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको आ रहा है स्पेसिफिक इंथैल्पी, इसको भी देखिए, टेम्परेचर बढ़ने से स्पेसिफिक इंथैल्पी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पेसिफिक इंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है यानी वाटर वेपराइज होके जा रहा है, वाटर वेपराइज होके जा रहा है यानी एयर की इंथैल्पी बढ़ रही है, बट टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा अगर वाटर सिर्फ वेपराइज हो रहा है तो, या फिर अगर एयर को गर्म करेंगे तो भी स्पेसिफिक इंथैल्पी बढ़ेगी। तो इसका भी जो कर्व है ना, वेट बॉल टेम्परेचर जैसा ही रिलेशन है, और इसलिए इसका जो ग्राफ आता है वो देखिए, ग्राफ इसका भी जो स्पेसिफिक इंथैल्पी वाली जो ग्राफ आती है वो सिमिलर टू वेट बॉल टेम्परेचर आती है, एकदम पैरेलल, और डिफरेंस भी बहुत कम होता है। और ये इतना कम रहता है ना डिफरेंस, इसलिए ये देखिए जैसे ट्रेवाल जैसी बुक्स में ये क्या लिखा हुआ है, मैं एक आपको लाइन पढ़ के दिखाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरा साइकोमेट्री जो स्कूलिंग टावर की जो समझने की है ना इक्वेशंस, वो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे डिपेंड करता है। और वो क्या बोलता है कि इंथैल्पी इज फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस ओनली ए फंक्शन ऑफ एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, और एयर वाटर मिक्सचर में ये वेट बॉल टेम्परेचर के फंक्शन होता है। ठीक है, यानी आप देखो इंथैल्पी जो है और वेट बॉल टेम्परेचर ऑलमोस्ट पैरेलल है, और डिफरेंस भी बहुत कम है। इतना यह है कि इवन मतलब वेट बॉल टेम्परेचर को ही इंथैल्पी की लाइन मान ली जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, या इंथैल्पी की लाइन को ही वेट बॉल टेम्परेचर मान ली जाती है एयर वाटर सिस्टम के लिए। एयर वाटर सिस्टम के लिए ये बहुत हद तक ट्रू हो जाता है। तो इसीलिए आप देखना बहुत जगह ऐसे साइकोमेट्रिक चार्ट बने रहते हैं ना, वहां पे सिर्फ इंथैल्पी की लाइन है, तो आपको वो इंथैल्पी की लाइन को ही वेट बॉल टेम्परेचर लाइन पकड़नी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ये लाइनें कैसे बन रही है ये मैंने दिखाया, वेरिएशन कैसे हो रहा है ये दिखाया, और ये पॉइंट भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाह रहा था। यानी अगर आपको इंथैल्पी वाटर की जाननी है तो आप उसका एयर वाटर सिस्टम की, यानी एयर की इंथैल्पी जाननी है तो आप उसका वेट बॉल टेम्परेचर जान गए, तो आप समझिए कि इंथैल्पी जान गए कि वेट बॉल टेम्परेचर बढ़ रही है मतलब इंथैल्पी बढ़ रही है, वेट बॉल टेम्परेचर घट रही है तो इंथैल्पी घट रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई जगह पे ये इंथैल्पी ना लिख करके एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर भी लिखा रहता है। एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर और वेट बॉल टेम्परेचर एयर वाटर सिस्टम के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ठीक है, एयर वाटर सिस्टम के लिए एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर और वेट बॉल टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो इसीलिए एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर लिखा है उसको भी वेट बॉल टेम्परेचर मान सकते हैं, क्योंकि एयर वाटर सिस्टम के लिए लुईस नंबर जो है वो 1 होता है। ये सारी चीजें ना मैथमेटिकली डिराइव होती है, आप मास ट्रांसफर की किसी भी बुक में देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट पे हमने सारी लाइनें देख ली है। अब हम साइकोमेट्रिक चार्ट को थोड़ा डिटेल में, थोड़ा एक एग्जांपल से लेके देखना चाहते हैं। बट उसके पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, आप बोलोगे कि स्पेस टोटल इंथैल्पी की लाइन स्ट्रेट लाइन कैसे बना दी, इसमें तो ह्यूमिडिटी का जो फैक्टर है यहाँ पे भी है। तो एक्चुअली में क्या है, ये थोड़ा बहुत बहुत कम रहता है, और इसलिए ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनती है, बट अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एनीवे, तो देखिए अभी साइकोमेट्रिक चार्ट ना कैसे देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको कोई दो पैरामीटर चाहिए, कोई भी दो पैरामीटर लेने से आप उसके पॉइंट को आप इस साइकोमेट्रिक चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्राइबल टेम्परेचर आपके पास है से 40 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी पता है, तो ये आपका पॉइंट आपका डिसाइड हो गया। और एक बार ये पॉइंट डिसाइड हो गया तो बाकी सारे पैरामीटर आप डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे। अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखनी है तो ये दोनों ह्यूमिडिटी के बीच में एक पैरेलल लाइन खींचिए, तो ये आपका ह्यूमिडिटी आ जाएगा। से मान लीजिए ये 20% 30% तो करीब करीब 22% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई। उसी तरह आपको वेट बॉल टेम्परेचर निकालना है तो कैसे जाना होगा, इसके पैरेलल ये जो वेट बॉल कांस्टेंट वेट बॉल टेम्परेचर की पैरेलल जानी पड़ेगी, तो ये आपका वेट बॉल टेम्परेचर आ गया। ठीक है, उसको अगर ये वेट बॉल टेम्परेचर यहाँ पे नहीं मेंशन किया तो यहाँ से आप वेट बॉल टेम्परेचर देख सकते हैं, ये आपका वेट बॉल टेम्परेचर आ गया। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालने के लिए ह्यूमिडिटी को फिक्स रखते हुए आप टेम्परेचर घटाइए,
ये आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ गया, ठीक है। इंथैल्पी जानने के लिए इसके पैरेलली आपको चलना है, ये कांस्टेंट इंथैल्पी यानी 80 डिग्री 80 इंथैल्पी है, 60 इंथैल्पी है, तो ये करीब करीब 62 63 होगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम जानने के लिए ये ऑलमोस्ट इसके पैरेलल जाना पड़ेगा, तो ये जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम जितना पॉइंट होगा उसके ऑलमोस्ट पास में होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम कुछ एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ पैरामीटर चेंज कर करके देख रहे हैं कि टेम्परेचर और ये वैरी कराने से वेट बल्ब टेम्परेचर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेंज करने से वेट बल्ब टेम्परेचर और आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक एंथैल्पी कैसे चेंज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक साइकोमेट्रिक चार्ट है और हम यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस लेंगे और उस कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर कैसे माने अलग अलग पैरामीटर कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जब बहुत सारे जो साइकोमेट्रिक चार्ट होते हैं उसमें देखिए अलग-अलग लाइनें नहीं बनी रहती है। जैसे यहाँ पे एक ही देखिए एंथैल्पी की लाइन बनी हुई है, सिर्फ एंथैल्पी की लाइन बनी हुई है और इस एंथैल्पी की लाइन बनने की वजह से एंथैल्पी की लाइन सिर्फ बनने की वजह से आप एक तरह से आप वेट बल्ब टेम्परेचर ये सब निकालना है तो इस एंथैल्पी की लाइन पे ही ट्रैक करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं करते हैं क्या। जैसे मान लीजिए कि अभी ड्राई बल्ब टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है और इसके करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर कंटेंट ये है, तो अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है तो यहाँ से हम चलेंगे कांस्टेंट एंथैल्पी वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग और ये जो टेम्परेचर आएगी वो करीब करीब कितना आ रहा है 28 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालने के लिए सीधा ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे और अल्टीमेटली यहाँ पे आएंगे। ये जो टेम्परेचर आएगी ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आएगी, ठीक है। अगर आपको इंथैल्पी निकालनी है तो इंथैल्पी तो एक कांस्टेंट इंथैल्पी की लाइन है ही, तो ये पॉइंट आ गया। देखिए साइकोमेट्रिक चार्ट पे चीजें कैसे देखनी है वो देखने के लिए आपको सिंपली ये करना है कि जो भी पॉइंट कोई दो पॉइंट चाहिए, कोई दो पैरामीटर चाहिए, उससे आप पॉइंट डिसाइड कर लो। तो दो पैरामीटर जैसे इस केस में हमने क्या दे रखा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 38 दिया यहाँ और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 47 दिया, यहाँ पे हमने ये पॉइंट डिसाइड कर लिया। अब हम बाकी पैरामीटर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको ह्यूमिडिटी निकालनी है तो हमको कैसे जाना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी निकालने के लिए इस लाइन के पैरेलल जाना पड़ेगा यानी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा और दूसरा यहाँ से इधर गए, ये मतलब इस कांस्टेंट ह्यूमिडिटी वाली लाइन के पैरेलली चलना है, ठीक है। उसी तरह अगर आपको वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है, ये निकल गया और एंथैल्पी निकल गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं। हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को तो कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर घटाने से क्या होना चाहिए, एंथैल्पी भी घटनी चाहिए, वेट बल्ब टेम्परेचर भी घटनी चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी घटनी चाहिए। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो हमने 38 को 37 किया, देखिए आपकी सारी चीजें घट रही हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी घटी, एंथैल्पी भी घटी, वेट बल्ब, जबकि हमने ह्यूमिडिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं की। आपने सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर घटाया और ड्राई बल्ब टेम्परेचर घटाने की 38 से 34 किया तो सारे पैरामीटर घट गए। उसी तरह अब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है। ह्यूमिडिटी बढ़ाने से भी सब चीजें बढ़नी चाहिए, वेट बल्ब टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम और एंथैल्पी दोनों बढ़नी चाहिए। तो 47 है ह्यूमिडिटी, अब हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप देखना सभी चीजें बढ़ रही है, देख रहे हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर सब कुछ बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से एक कंडीशन ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं इसको थोड़ा बहुत कम कर देता हूँ, इसको टेम्परेचर को ले लेता हूँ से 20 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर, 20 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर ले रहा हूँ। अब देखिए एक कंडीशन ऐसा आ सकता है जहां पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सभी सेम हो, और वो कब कंडीशन आएगा, जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो। देखिए हमने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है और हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ाने से देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और आपका वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों बढ़ रही है, और इस तरह से हमने ह्यूमिडिटी को आप देखिए 100% जब ले आएंगे तो ये देखिए सभी चीजें बढ़ के अल्टीमेटली ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। देख रहे हैं अब जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो ये कैसे बढ़ रहा है, अल्टीमेटली इसको मैं 100% कर दूं, 100 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सभी सेम हो गए। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।